inspiration and imagination. Please subscribe, like, share and comment because it's your channel. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। पेश खिदमत है निम्रा अहमद का नावल माला, एपिसोड 2 पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। सही कहते हैं या गलत, मगर कहते ज़रूर हैं। लाहौर कशमाला के लिए हमेशा एक फ़रार था। जब वो अपनी वर्क लाइफ से तंग आ जाती तो वापस घर लाहौर आ जाती। कुछ दिन माँ के साथ रहती तो जहन फ्रेश हो जाता, मगर लाहौर में मुस्तकिल रहना उसके लिए कठिन साबित होने वाला था। यहाँ की फ़िज़ा आलूदा थी और शोर ज़्यादा था। इस्लामाबाद एक ही रंग में रंगा था। पिंडी की हदूद से जैसे ही इस्लामाबाद में दाखिल हो तो पोश और साफ़ सुथरा सा शहर नज़र आता था। लाहौर ऐसा नहीं था। इसमें बहुत से रंग एक साथ बसते थे। लोगों के लहजे मुख्तलिफ थे। सुबह देर से होती थी और रात उससे भी देर से। यहाँ सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खाना और शॉपिंग थे। दोपहर में वो किसी काम से बैंक जा रही थी तो कार की खिड़की से बाहर गुजरते मंजर को देख के उसे हैरत हुई थी। लाहौर में बहुत से रेस्टोरेंट चाय के नाम से खुल गए थे और ये सब नए रेस्टोरेंट थे। तुम्हें कड़क चाय पसंद है ना? देखो तुम्हारे लिए कितने कैफ़े हैं यहाँ। उसने ड्राइव करते कैफ़ को बताया। कुछ साल पहले लाहौर ऐसा नहीं था। कैफ़ विंड स्क्रीन से बाहर सड़क पे नज़रें मरकूज़ किए तबसरा करने लगा। यहाँ कॉफ़ी पीना फ़ैशन समझा जाता था। चाय एक बैकवर्ड चीज़ थी। लेकिन जब से इंडियन पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तानी चाय को फैंटास्टिक कहा है, लाहौर में चाय के नाम से दर्जनों कैफ़े खुल गए हैं। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो इतने साल से इस्लामाबाद रह रहे हो। कैफ़ ने शाने उचकाए। मुझे मालूम होता है। वो ड्राइव करते हुए बैक व्यू मिरर ऊपर कर देता था और उसे कैफ़ की ये आदत पसंद थी। इतने दिन से वो डरी नहीं थी और ना ही उसे अनजान ताक़्क़ुबकार से डर महसूस हुआ था, क्योंकि जब वो बाहर निकलती तो कैफ़ साथ होता। ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ उसे पहले किसी गार्ड के साथ महसूस नहीं हुआ था। वैसे मैं ध्यान करूँगा कि रात को मेरे काम की वजह से बड़ी भी डिस्टर्ब ना हो। वो तवक्कुफ़ से बोला। हाँ, तुमने बताया था कि तुम अपना बिजनेस प्लान बना रहे हो। कहाँ तक पहुँचा वो खिड़की से बाहर दौड़ते दरख्तों को देख के बोली। वो नहर के साथ सफ़र कर रहे थे और यहाँ दरख्त पहले से ज़्यादा हो गए थे। सब्ज़ा देख के अंदर तक ठंड उतर गई थी। अभी तो शुरू किया है। 1.5 माह है मेरे पास। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। 1.5 माह क्यों? उसे हैरत हुई। वो संभला और मोड़ काटा। अपने लिए डेडलाइन रखी है। ओ अच्छा। कशमाला ने सर हिला दिया। 1.5 माह बहुत लंबा अरसा है। 2 हफ्ते में भी काम हो सकता है। खैर, तुम कर लोगे। उसकी बात पे वो मुस्कुरा दिया। थैंक यू। मुझे किसी ने कहा था कि मैं ये नहीं कर सकूँगा। कशमाला ने अफसोस से सर झटका। लोग नौजवान एंटरप्रेन्योर से इतनी बेरहम बातें कैसे कर देते हैं। खैर, एक मशवरा दूँ? तुम्हें एक मेंटोर की ज़रूरत है। हर नौजवान एंटरप्रेन्योर को होती है। कोई बहुत सीनियर और कामयाब इंसान जिसको बिजनेस की समझ तुमसे कहीं ज़्यादा हो, जो तुम्हारा प्लान देख के इसकी खामियां दूर कर सके। कहते हुए माला ने सोचा कि कैफ़ को अपनी मेंटोरशिप ऑफ़र करनी चाहिए। वो इसका प्लान देख के इसको इम्प्रूव करने में मदद दे सकती थी। जी, मेंटोर है मेरे पास। अच्छा, कौन? उसने खिड़की से नज़रें हटाई और दिलचस्पी से कैफ़ के कंधे को देखा। वो यहाँ से इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। बस स्टीयरिंग पे रखे उसके हाथ नज़र आते थे। आप नहीं जानती इसे, मतलब वो यहाँ का नहीं है। बरतानिया का एक बिजनेसमैन है। मेरा फैमिली ताल्लुक़ है इससे। वो सोच सोच के कह रहा था। कशमाला ने कंधे उचका दिए। ओके, गुड। मेरी जॉब के साथ अपने प्लान पे काम कैसे करोगे? कर लूँगा। पूरी रात होती है मेरे पास। आपका ताक़्क़ुबकार भी अब तंग नहीं करता। फिर ख्याल आने पे पूछा, आपने बड़ी बीबी का चेकअप नहीं करवाया? मोइन ने अपॉइंटमेंट ली है मंगल के लिए। मंगल के आने में अभी 5 दिन हैं। वो जवाब देती, लेकिन कैफ़ का मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। मोबाइल ड्राइविंग सीट और फ्रंट सीट के दरमियान में रखा था। कैफ़ ने मोड़ काटते हुए मोबाइल उठाना चाहा, मगर वो फिसल के नीचे जा गिरा। उसने क्योंकि फ़ोन गिरते नहीं देखा था तो वो अपनी साइड पे हाथ मारने लगा।
حالانکہ فون سلپ ہو کے پیچھے کشمالہ کے قدموں میں آ گرا تھا۔ اس نے جھک کے موبائل اٹھایا، اسکرین سامنے تھی، ایک ہی نظر میں کال کرنے والے کا نام پڑھ سکتی تھی، زارا کیف۔ اس نے موبائل کیف کی طرف بڑھایا تو کیف نے تیزی سے اسے تقریباً کھینچا اور پھر زور سے بٹن دبا کے اسے بند کیا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ کار کی اسپیڈ بڑھ گئی، کیف ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر کیے بنا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر ذہن میں بہت سی جمع تفریق چل رہی تھی۔ زارا کیف؟ یہ کون تھی؟ کیف کی سی وی کے مطابق وہ غیر شادی شدہ تھا۔ شاید اس کی کوئی دوست ہو جس کا لاسٹ نیم بھی کیف ہو۔ کیا ایسا اتفاق ممکن تھا؟ کشمالہ کو بینک کے سامنے اتار کے وہ کار میں بیٹھا رہا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہ اندر جا چکی ہے تو اس نے موبائل نکالا اور زارا کی چیٹ کھولی، پھر بے بسی بھرے غصے سے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ تم آئندہ مجھے خود سے کال نہیں کرو گی، جب کال کرنی ہوگی تو میں خود کروں گا، سمجھ میں آیا؟ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھے سوچتا رہا۔ اس کی مڑی پلکوں والی آنکھیں دروازے پہ جمی تھیں، ذہن میں الگ طوفان برپا تھا۔ پھر اس نے وائٹ ہیئر کو کال ملائی۔ میں یہ جاب مزید نہیں کر سکتا، میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر مالک کی سرد آواز آئی، کیوں؟ میری ذاتی زندگی اور یہ جاب مکس اپ ہو رہی ہیں، تمہیں کیا مذاق لگتا ہے یہ سب؟ مالک ایک دم غصے سے دھاڑا، تم ایک صبح اٹھ کے یہ فیصلہ کرو گے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تو میں تمہیں چپ چاپ واک آؤٹ کرنے دوں گا؟ چلاؤ مت، میں تمہارا ماتحت نہیں ہوں، میں جب چاہے یہ جاب چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ دانت پیس کے بولا، اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ توقف کے بعد مالک بولا تو آواز دھیمی تھی، اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو یہ جاب؟ کیف نے ایک طویل سانس لی، اس کی ماں بیمار ہے، میں اس کے ساتھ مزید یہ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی ماں کے لیے اتنے حساس کیوں ہو رہے ہو؟ بس میں اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ پلان کا حصہ نہیں تھا، اب یہی پلان کا حصہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، تم اس لڑکی کی جاب کرو گے جب تک ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہمیں درکار ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس اس کی تصویر ہے۔ میں نے اس دن سے 2 دفعہ پوچھا ہے، وہ نہیں بتاتی، میں کیا کروں؟ پھر تم اس کا اعتماد حاصل کرو، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یا میں سب اسے سچ بتا دوں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز نڈر تھا، کسی بھی خوف سے خالی۔ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ اور اسے سب کچھ بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گی؟ نہیں، وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ کیف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ میں جھوٹا اور دھوکے باز نہیں تھا، میں مزید یہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم اس لڑکی کی زندگی میں دھوکے سے داخل ہوئے ہو، اب تم اسے فکس نہیں کر سکتے، اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ جلد یا بدیر اسے تمہاری حقیقت پتہ لگ جائے گی، اس کے بعد وہ صرف تم سے نفرت کرے گی۔ مالک کا انداز استہزائیہ تھا۔ تمہیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنا ہے، سمپل۔ مالک کے لیے جمع تفریق بہت آسان تھی اور اس کے لیے یہ فکرہ بہت بھاری۔ وہ تم سے نفرت کرے گی، تم مجھے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا، میں نے اپنی مرضی سے اس جاب کی حامی بھری تھی اور میں اپنی مرضی سے اس کھیل کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس یہ چوائس صرف اس وقت تک تھی جب ہم تینوں سوئٹ ہوٹل میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس دن کے بعد تمہارے پاس یہ چوائس نہیں رہی، تم اس کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ اور اب اپنا کام مکمل کرو۔ کشمالہ بینک سے باہر آ رہی تھی، کونی پہ بیگ لٹکائے، سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے، وہ موبائل کے بٹن ساتھ ساتھ دبا رہی تھی۔ پھر چہرہ اٹھا کے اپنی کار کی تلاش میں دیکھا، کیف نے فون رکھ دیا۔ کشمالہ کی نگاہ اس سے ملی تو وہ مسکرا دی اور اس کی طرف آنے لگی۔ کیا وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ کیا ان دونوں پہ ایسا بھی وقت آنا تھا؟ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا۔ مبین منزل کے بالائی فلور پہ ایک کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ وہ کمرہ کسی زمانے میں گیسٹ روم ہوا کرتا تھا۔ برسوں پہلے وہاں سے کشمالہ نے بیڈ اور صوفہ نکلوا کے اسے اپنا پینٹنگ اسٹوڈیو بنا لیا تھا۔
پھر وہ اسلام آباد چلی گئی تو یہ کمرہ بند ہی رہ گیا۔ کام والی صرف صفائی کر دیتی تھی، لیکن جب سے ماں نے سیڑھیاں چڑھنا بند کیا تھا، اوپر کی صفائی بھی واجبی ہی ہوتی تھی۔ اس روز کشمالہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، گرد کی بو فوراً ہی اس کے نتنوں میں گھسی۔ کمرہ خالی خالی سا تھا۔ دیواروں پہ بک شیلف بنے تھے جن میں اس کی پسندیدہ کتابیں اور پینٹنگ باکسز رکھے تھے۔ نیچے کیبنٹ بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کیبنٹ کھولا تو بہت سی یادیں سامنے آ گئی۔ میریز اور ونسنٹ نیوٹن کے خالی پینٹ باکسز، ٹیپ اینڈ ٹائمز کا آدھا بھرا کنٹینر اور ساتھ ہی خالی چند کنٹینرز رکھے تھے جن میں آئل پینٹ کے داغوں کی بہتات تھی۔ ان میں سے ایک کنٹینر اس کا پسندیدہ تھا۔ مالا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اٹھا کے دیکھا۔ آرٹس کو اپنے کچھ ڈبے اور برشز سے محبت ہو جاتی ہے، بالخصوص ایسا برش جس پہ اس کا ہاتھ بیٹھ جائے۔ اس ڈبے میں اس کا فیوریٹ برش رکھا تھا۔ اس کے بریسلز رف اور داغدار تھے اور اب تک وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن ماں نے انہیں پھینکنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مالا انہیں جیسے چھوڑ کے گئی تھی وہ اسے ویسے ہی ملنے چاہیے۔ شاید وہ ہمیشہ سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ ایک دیوار پہ اونچی سی کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے بلائنڈرز اوپر کیے اور کھڑکی کا پٹ کھولا تو گرد کی ایک تہہ اڑ کے اس کی آنکھوں میں آئی۔ نیچے لان میں گارڈ چیئر پہ بیٹھا کیف اسکیچ بک پہ تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ آہٹ پہ اس نے گردن اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا، پھر اسکیچ بک رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ہے باس؟ ماں کی غیر موجودگی میں اس کے منہ سے باس پھسل ہی جاتا تھا۔ لان میں لگا بوگن ویلیا کا درخت پینٹ اسٹوڈیو کی کھڑکی تک جاتا تھا۔ وہاں کشمالہ کھڑی تھی، جامنی پھولوں اور سب شاخوں کے درمیان وہ کسی پینٹنگ ہی کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، اونچی پونی باندھے، وہ یقیناً کام کے ارادے سے اسٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ جلد یا بدیر تمہاری حقیقت جان جائے گی، پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ وہ چند لمحے گردن اٹھائے اس پینٹنگ جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جب اس نے یہ جاب شروع کی تھی اور اس کا کشمالہ مبین سے تعارف ہوا تھا، تب وہ اس کے لیے ایک تصویر تھی۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ اس کے لیے اس لڑکی کا 2 مہینے گارڈ بننا مجبوری کے ساتھ ساتھ ایڈونچر لگا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد یہاں سے چلا جائے گا، بعد میں وہ جان بھی جائے تو کیا ہے، وہ اس کا کیا بگاڑ لے گی۔ کچھ دن بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہوگی اور وہ اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ اور اب وہ سوچ ایک مذاق لگتی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو، اس کے گھر کو، اس کے پودوں کو بھول پائے گا۔ تم اوپر آؤ اور سلیم کو بھی بلاؤ، وہ اوپر کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیف چونکا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو کو صاف کرنا ہے۔ وہ پرجوش نظر آتی تھی۔ یہ طے تھا کہ اس نے ماں کے ساتھ رہنا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیکار بیٹھے گی۔ اسے گھر میں بیکار بیٹھنے کی نہ عادت تھی اور نہ ہی شوق۔ اس کے ذہن نے ایک نئے پلان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ورک فرام ہوم کا پہلا اصول یہی تھا کہ وہ گھر کا ایک کونا اپنے کام کے لیے مختص کرے۔ کوئی انسان گھر سے کام تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ورکنگ اسپیس نہ ہو۔ اس کا سامان اسلام آباد سے آ گیا تھا۔ پیکرز نے سب کچھ پیک کر کے لاہور بھجوا دیا تھا۔ اب اسے ان سب کو یہاں سیٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کیف اور سلیم اسٹوڈیو میں کھڑے اس کے ساتھ کام کروا رہے تھے۔ کیف کتابیں نکال کے رکھ رہا تھا اور سلیم انہیں کرٹنز میں ڈال رہا تھا تاکہ باہر جا کے انہیں جھاڑ پھونک کر سکے۔ چند ہی منٹ میں وہ تینوں مٹی مٹی ہو گئے تھے۔ سلیم تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ کیف نے دستانوں اور ماسک کے ساتھ کام شروع کیا تھا، اور وہ بار بار مٹی کی وجہ سے ناک منہ بھی چڑھاتا تھا۔ باس، ایک بات پوچھوں؟ نہیں، کام پہ دھیان تو۔ بات تو سنیں، پہلے تم میری بات سنو۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اس کی طرف گھومی۔ تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو یا نہیں؟ بنا لوں گا، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ میں جب دیکھتی ہوں تم اسکیچ بک لیے موٹر بائکس کے اسکیچ بنا رہے ہوتے ہو، میں اسکیچنگ کر کے فریش ہو جاتا ہوں، اسٹریس ریلیف۔ وہ کتابوں کی مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مالا خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں ہے کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے؟ یار، یہ کیا آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا ہے کہ 30 کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اپنا کریئر سیٹ ہونا چاہیے؟ ہر بندے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ بات کریئر سیٹ کرنے یا زیادہ کمانے کی نہیں ہے۔ چاہے کم کماؤ لیکن اپنا کچھ کرتے رہو۔ فارغ بیٹھنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ 30 کی عمر آنے تک تمہارے پاس اپنا کچھ ہونا چاہیے۔ وہ کتابیں رکھتے ہوئے چونکا۔
मैं आपको कितने साल का लगता हूँ? कैफ ने सवालिया अब्रू उठाई। कशमाला ने रुक के अंदाज़ा लगाना चाहा। शायद 27-28। वो महजूज अंदाज में मुस्कुराया। मैं 32 साल का हूँ। नहीं लगता ना? एक्सरसाइज, कम खाना और स्ट्रेस ना लेना, ये चीज़ें उम्र बढ़ने के प्रोसेस को सुस्त कर देती हैं। ये साइंसी तौर पे साबित शुदा बात है। ओह, तो तुम कम उम्र दिखने के लिए सारी उम्र बेकार मशगलों में ज़ाया कर दोगे, लेकिन करियर नहीं बनाओगे। एक मेरा क्लास फेलो भी ऐसा था, हर वक्त अपनी स्किन और फिटनेस की परवाह में लगा रहता था। कभी ढंग से नौकरी नहीं कर सका कि धूप में काम करने से स्किन ख़राब हो जाएगी। ठीक कहता था, धूप में काम करने से स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए सनस्क्रीन लगानी चाहिए। वो ढिठाई से कहते हुए किताबें वापस शेल्फ में जोड़ रहा था। फर्श पे बैठे खाली डब्बे साफ करते हुए सलीम ने कैफ को नापसंदीदगी से देखा। ये मालाबाजी के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होता था। मैं तुम्हें एक नसीहत कर रही हूँ, अपने बिजनेस प्लान पे ध्यान दो। 32 साल की उम्र में भी अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सोचो तुम्हारा मेंटोर क्या सोचेगा अगर तुम उसे अपना प्लान दिखाने में नाकाम हो जाते हो। कैफ के चेहरे से साया सा गुजर गया। उसने जवाब नहीं दिया। झुक के कैबिनेट खोली और अंदर रखे चंद कैनवस बाहर निकाले। फिर उन्हें खोला तो आंखों में सताइश उभर आई। ये आपने बनाए हैं? जाहिर है मैंने बनाए हैं। अब तुम कहोगे कि ये बहुत अच्छे हैं, तो मुझे मालूम है कि ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए काम पे ध्यान दो। कैफ ने मुस्कुरा के कैनवस वापस रखे। वैसे क्या काम शुरू करने लगी हैं आप? उसने वो सवाल पूछ लिया जो वो शुरू में पूछना चाहता था। बताऊंगी, वो कह के बेनियाजी से काम करती रही। कैफ ने चंद लम्हे उसके जवाब का इंतज़ार किया। फिर उसे एहसास हुआ कि कैफ जमाल एक नाकाम एंटरप्रेन्योर है और कशमाला मुबीन एक कामयाब इंसान। वो एक नाकाम इंसान से कभी राय नहीं लेगी। उसने एक गहरी सांस खारिज की और ऊपरी खानों से चीज़ें निकालने लगा। वो इन दोनों से लंबा था, इसीलिए ऊपरी खानों की सफाई यही कर सकता था। शेल्फ के सबसे ऊपरी खानों से उसने किताबें निकाली तो कुछ फर्श पे गिरा। वो चौंका, किताबें एक तरफ रखी और पंजों के बल नीचे झुका। वो एक तयशुदा कागज़ था। कैफ ने हल्की सी गर्दन मोड़ के इन दोनों को देखा। उनकी उस तरफ पुश्त थी, किसी ने वो कागज़ गिरते नहीं देखा था। कैफ ने धड़कते दिल से उसकी तहें खोली। अंदर लिखी तहरीर को वो एक ही नज़र में पहचान गया था। उसने लामहसूस अंदाज में कागज़ जेब में रख लिया और वापस काम करने लगा। शाम तक वो तीनों मिलके इस स्टूडियो को चमका चुके थे। मार्बल का फर्श धुल के खुश्क हो चुका था। खिड़कियां अंदर बाहर से साफ हो चुकी थी। एक वर्क टेबल खिड़की के साथ रखी थी जिस पे माला ने अपनी ज़रूरी चीज़ें सजाई थी। सेंटेड कैंडल भी जला दी थी जिसने सारे कमरे को मुअत्तर कर दिया था। कैफ ने तनकीदी नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया। यहाँ सिर्फ एक चीज़ की कमी है, पौधों की। वो मुस्कुरा के बोली, सुबह नए पुराने सारे पौधे सेट कर दूंगी, फिर मेरा होम ऑफिस मुकम्मल हो जाएगा। कैफ ने मुस्कुरा के उसे देखा। उसके बाल और पलकें तक मट्टी मट्टी हो चुकी थी, लेकिन वो खुश लग रही थी। पता है कैफ, इंसान को अपनी रूटीन लाइफ बोरिंग लगती है, लेकिन रूटीन असल नेमत है। रूटीन का मतलब है कि हम सेहत और आफियत से हैं। बस मुझे अपनी रूटीन में वापस जाना है। इस रेस्टोरेंट का क्या हुआ? जिन्होंने आपको जॉब की ऑफ़र की थी? उसे याद आया। कैफ शेल्फ से टेक लगाए खड़ा था और वो उसके सामने खिड़की के पास खड़ी थी। वो कशमाला का चेहरा बुझ गया। मैं तवक्को कर रही थी कि वो मुझे कोई मैनेजमेंट पोजीशन ऑफ़र करेंगे, लेकिन वो अपने रेस्टोरेंट की एक दीवार पे 3D इल्यूजन बनवाना चाहते हैं। आप बना सकती हैं। नहीं, रमज़ान शुरू होने वाला है और इनके पास ईद तक का वक्त है। वो चाहते हैं कि मैं सारा रमज़ान उस दीवार पे काम करूं, लेकिन 4 हफ्तों में सिर्फ पेंटिंग बनाई जा सकती है, आर्ट नहीं। क्यों? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। आर्ट बनाने के लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी जा सकती, क्योंकि आर्ट खुशी से नहीं तख्लीक किया जाता, ना वो पैसा कमाने के लिए होता है। आर्ट टूटे दिल से बनता है। इसके लिए कनपट्टी पे उंगली से दस्तक दी। जहन के क्रिएटिव हिस्से का शऊर से खाली होना ज़रूरी है, और मेरे जहन में अभी बहुत शोर है। यानी आपने इनकार कर दिया? नहीं, सोचने के लिए वक्त मांगा है। हालांकि इनकार कर देना चाहिए था। वो मुतज़ब्ज़ब लग रही थी।
आप लोगों को ना नहीं कहती, कह दिया करें। ना कहना इतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना। नहीं कहेंगी तो दम घुटने लगेगा। कॉफ़ी बना दूं? ताबेदारी से पूछा। कशमाला ने असबात में सर हिला दिया। थैंक यू कैफ, तुम मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर देते हो। मेरी दुआ है कि तुम्हारा बिजनेस प्लान जल्द बन जाए और वो कामयाब हो। वो उसे कह रही थी या खुद से, वो फैसला नहीं कर सका। बस चंद लम्हे उस मेहरबान लड़की को देखता रहा जो उसके करियर की इतनी फिक्र कर रही है। दिल का बोझ बढ़ता गया। कशमाला बीबी, उसने कहना चाहा। ये वो लम्हा था जब वो उसे सब बता सकता था। उसे मालिक की बात नहीं सुननी थी। वो उसे अपनी मजबूरी बताएगा, सारी बात समझाएगा। यही वो लम्हा था। अगर आज नहीं तो शायद कभी नहीं। वो उससे नफरत नहीं करेगी। वो मेहरबान दिल की लड़की है। वो उसे अपने करीब रहने देगी। वो इसकी हिफाजत करेगा, इसका कोई नुकसान नहीं होने देगा। ओ हाँ, कशमाला ने सुना नहीं। उसे याद आया, मैंने माहिर फरीद को गूगल किया था। आवाज़ आहिस्ता कर ली। सलीम किसी काम से नीचे गया था। उसे उसके आने से पहले बात मुकम्मल करनी थी। कैफ के कदम जंजीर हो गए। सांस जहाँ था वहीं रुक गया और दिल ज़ोर से धड़का। तुमने नोटिस किया था कि उस लाइटर पे मेड इन यूके लिखा था? कैफ ने उसे वो लाइटर वापस कर दिया था और उसने रात को गौर से देखा था। जी, लाइटर तो कहीं का भी बना हो सकता है। इसने बात टालनी चाहिए। नहीं, तुम गौर करो तो मेड इन यूके और माहिर फरीद, इन दोनों अल्फाज को एक ही फॉन्ट में इंग्रीड किया गया था। यानी वो लाइटर यूके का नहीं बना हुआ, वो एक हिंट है। कैफ ने थूक निकल के बज़ाहिर नासमझी से उसे देखा। मतलब ये कि उसकी आंखें चमकी। माहिर फरीद का ताल्लुक यूके से है। पहले मैंने सर्च किया था तो बहुत से मुल्कों के माहिर फरीद नज़र आए थे, लेकिन जब मैंने यूके लिख के सर्च किया तो एक पुरानी फेसबुक पोस्ट मिली। वो उसे वो बता रही थी जो वो पहले से जानता था, फिर भी जब्त किए सुने गया। उसके मुताबिक माहिर फरीद एक साइकोपैथ है जिसके माँ बाप ने उसे जहनी अमराज के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को वहाँ से निकलवा लिया और अपने बाप के कार क्रैश में मरने के बाद उसके तमाम असासों का मालिक बन बैठा। वहाँ कोई कह रहा था कि उसने शायद अपने बाप को खुद कत्ल किया है। उसने झुरझुरी ली। कितने अजीब होते हैं लोग दुनिया में। मेरी माँ को ज़रा सी बीमारी है और मेरे दिल में आग लगी हुई है, और पैसे के लिए लोग अपने माँ बाप को मार भी सकते हैं। वो वाकई अफसोस से कह रही थी। कैफ के हलक में कांटे उग गए। साइकोपैथ ऐसे ही होते हैं। फिर उसने गौर से कशमाला को देखा। क्या वाकई आप किसी माहिर फरीद को नहीं जानती? नहीं कैफ, मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात है, ये आदमी जो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है, ये अकेला काम नहीं कर रहा। इसने अपने हरकारे छोड़ रखे हैं, जैसे वो लिफ्ट वाला आदमी। यानी उसको साइकोपैथ ने, फिर से बहुत सा थूक हलक से निकला, कुछ लोगों को पेरोल पे रखा हुआ है आपका ताक़ुब करने के लिए। ऐसा ही लगता है। और पता है क्या, ये जो लोग इसका काम कर रहे हैं, ये इस साइकोपैथ से बदतर हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसकी दौलत के लिए वो उसके साथ हैं। वो जो कुछ रात से सोच रही थी, इन सब को एक ही सांस में बाहर निकाल दिया। फिर झुरझुरी लेके सर झटका। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे। तब ख्याल आया कि कैफ ने किसी बात का आगाज़ किया था। नहीं, कुछ नहीं, उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आंखें जल रही थी। मैं थक गया हूँ, कुछ देर के लिए कमरे में जा रहा हूँ, उसने निगाहें में लाए बगैर कहा और तेज़ी से कमरे से निकल गया। इसे क्या हुआ? ये तो कॉफ़ी बनाने जा रहा था। उसने ताज्जुब से कैफ को देखा। शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो मज़ीद इसके बारे में सोचती, मगर उसका फ़ोन बजा। उसने मोबाइल उठा के देखा तो ज़ियाद सुल्तान का एक मैसेज आया था। उसने पिछला मैसेज भी अभी खोला नहीं था, सिर्फ नोटिफिकेशन से पढ़ा था, क्योंकि वो तब तक ये फ़ैसला नहीं कर पाई थी कि उसे ज़ियाद से गुफ्तगू करनी भी है, लेकिन अब उसने फ़ैसला कर लिया था। श्योर, आप मुझे रात 8 बजे से पहले किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। उसने मुस्कुरा के मैसेज टाइप किया। सीढ़ियाँ उतरते कैफ के कदम मन भारी हो रहे थे। वो चुपचाप नीचे कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फर्श पे एक सादा मैट्रेस रखा था। एक तरफ अलमारी थी और एक तरफ कूलर रखा था।
कैफ मैट्रेस पे बैठा और कितनी ही देर सामने वाली दीवार को देखे गया। फिर उसने मोबाइल निकाला और वाइट हेयर को कॉल मिलाई। मैं ये जॉब करता रहूँगा, मैं उसे सच नहीं बताऊँगा, बेफिक्र रहो। अरे वाह, एकदम इतनी तब्दीली कैसे? तुमने ठीक कहा था, मैं उसे पहले ही धोखा दे चुका हूँ और वो जल्द या बदेर मुझसे नफरत करेगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करके यहाँ से निकलना है। वो तलखी से दबी दबी आवाज़ में कह रहा था, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अच्छा, मुझे एक कागज़ मिला है कशमाला के घर से, मैं इसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, इसका क्या करना है? वो मैकेनिकी अंदाज में बता रहा था, किसी रोबोट की तरह। तुमने कशमाला को बताया इस कागज़ के बारे में? नहीं, मैं कशमाला मुबीन के लिए काम नहीं करता, मैं एक खुदगर्ज़ इंसान हूँ और मैं सिर्फ़ एक आदमी के लिए काम करता हूँ और वो है माहिर फरीद। उसके अंदाज में खुद अपने लिए नापसंदीदगी थी। वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और एक वक्त आएगा जब वो उससे नफ़रत करेगी। उसे अभी से इस वक्त के लिए ख़ुद को तैयार करना था। चलिए जी, इस पार्ट को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।